गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक हाईली रेटेड तमिल मूवी के बारे में जिसका नाम है जय भीम। तो कहानी शुरू होती है 1995 में, जहां एक जेल से कुछ कैदी छूटकर बाहर आने वाले होते हैं और उनकी फैमिलीज उनका बाहर इंतज़ार कर रही होती है। जेल के बाहर एक ऑफिसर बाहर निकलने वाले हर एक कैदी से उसकी जात पूछता है और वो ऊंची जाति वालों को छोड़ देता है और नीची जाति वालों को एक लाइन में खड़ा कर देता है। वहीं हम देखते हैं कि जेल के बाहर अलग अलग ज़िले से कुछ पुलिस वाले सिविल ड्रेस में खड़े होते हैं जिन्हें अपने प्रमोशन के लिए अपने पेंडिंग केसेस क्लियर करवाने हैं। फिर वो लोग उस जेल के ऑफिसर से पैसों की डील करते हैं और उन छोटी जाति वाले कैदियों को अपने साथ ले जाते हैं ताकि वो उन पर अपने पेंडिंग केसेस डालकर अपना प्रमोशन क्लियर करवा सके। उन कैदियों के परिवार वाले पुलिस से मिन्नतें करते हैं पर पुलिस वाले उनकी एक नहीं सुनते। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मिलते हैं सेंगिनी, राजकन्नू, इरुटप्पन, असुमाल और मोसाकुट्टी से। वो लोग आदिवासी जाति के सपेरे होते हैं जो लोगों के घरों से सांप पकड़ते हैं, खेतों से चूहों को पकड़ते हैं ताकि वहाँ सांप ना आए और सांप काटने पर जहर उतारने का काम भी वो लोग करते हैं। वो लोग गांव से दूर कच्चे मकानों में रहते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गांव के सरपंच का घर, जहां गहने पहनते वक्त सरपंच की वाइफ को घर में सांप दिखता है और वो लोग राजकन्नू को सांप पकड़ने के लिए बुलाते हैं। सांप को ढूंढते वक्त उसे वहां सोने का झुमका मिलता है जो वो ईमानदारी से सरपंच को दे देता है और फिर वो फाइनली सांप को पकड़ लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रात को उन लोगों को पढ़ाने के लिए एक टीचर वहां आती है जिसका नाम है मैत्रा, जो उनसे कोई भेदभाव नहीं करती और वो रोज़ इसी तरह उन्हें पढ़ाती है। अब कुछ दिन बाद संगिनी राजकन्नू को बताती है कि वो माँ बनने वाली है, जो सुन के राजकन्नू बहुत खुश हो जाता है। अब हम देखते हैं राजकन्नू घर से दूर ईंट भट्टी में काम करने के लिए जा रहा है और इस बात से संगिनी थोड़ी दुखी है क्योंकि वो नहीं चाहती कि राजकन्नू उन लोगों से दूर जाए। राजकन्नू ईंट भट्टी पर बहुत मेहनत से काम करता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गांव के सरपंच के घर में चोरी हो गई है। मौकाए वारदात पर एसआई गुरुमूर्ति को कुछ फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं और सरपंच की वाइफ का शक राजकन्नू पर जाता है क्योंकि उसने सांप पकड़ते वक्त खुली तिजोरी देख ली थी। फिर वो पुलिस वाला राजकन्नू के घर जाकर उन लोगों को बहुत मारता है और संगिनी को पकड़कर ले जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम मिलते हैं मूवी के लीड हीरो से जिसका नाम है चंद्रू, जो हमेशा उन गरीब लोगों की मदद करता है जिनको उनकी जाति की वजह से धुतकारा जाता है। वो कोर्ट के बाहर मोर्चा दे रहा होता है क्योंकि उनके एक साथी वकील को पुलिस ने बिना वजह पीटा है। तभी कोर्ट के बाहर कुछ लोग आ जाते हैं। ये वही लोग हैं जिनके घर वालों को मूवी की शुरुआत में जबरदस्ती जेल में डाला गया था, जिन्हें देखकर चंद्रू मोर्चा छोड़कर कोर्ट रूम में आ जाता है। चंद्रू जजेस को बताता है कि कैसे पुलिस वाले अपने प्रमोशन के लिए छोटी जाति वालों पर एक साथ 3-4 झूठे केसेस डालकर उन्हें जेल में डाल देते हैं। वो आगे बताता है कि उन लोगों को जेल से 4 बजे छोड़ा गया था, लेकिन चोरी तो 2 बजे हो चुकी थी, तो 4 बजे छूटने वाले लोग 2 बजे चोरी कैसे कर सकते हैं। और इस एविडेंस के बेस पर जजेस उन 12 लोगों को जेल से छोड़ने का ऑर्डर देते हैं। चंद्रू अक्सर पुलिस वालों की गुंडागर्दी के खिलाफ जगह जगह मोर्चे निकालता है और अक्सर उसका सामना आईजी पेरुमल सामी से होता है, जो कि एक ईमानदार और उसूलों के पक्के ऑफिसर है और उनकी और चंद्रू की नोकझोंक चलती रहती है। अब चंद्रू एक नई जगह मोर्चा दे रहा होता है, तभी वहां मैत्रा और संगिनी चंद्रू से मदद मांगने आते हैं। चंद्रू संगिनी से जो भी हुआ वो सच सच बताने को कहता है और संगिनी बताती है कि कैसे उस रात पुलिस वाले घर में घुसकर उसे और राजकन्नू के भाई इरुटप्पन को पीटते हुए पुलिस स्टेशन ले गए और उन्हें जानवरों की तरह पीटा और अगले दिन राजकन्नू की बहन असुमल और मोसाकुट्टी को भी पकड़कर ले आए। उधर राजकन्नू ईंट भट्टी से अपने घर वापस आ रहा था। रास्ते में वो बच्चों के लिए खिलौने खरीद रहा था, जहाँ सरपंच का एक आदमी उसे देख लेता है। दूसरी तरफ वो पुलिस वाला संगिनी को लॉकअप से बाहर निकाल देता है, जहाँ एक भला कांस्टेबल उसे कुछ खाने को दे देता है और फिर लॉकअप में असुमाला, इरुटप्पन और मोसाकुट्टी को बहुत मारते हैं। यहाँ सरपंच का आदमी एक दूसरे आदमी के साथ मिलकर
राजा कन्नू को पकड़ लेता है और वो लोग उसे बहुत बेरहमी से मारते हैं। और फिर गुरुमूर्ति वहाँ आकर उसे और मारता है। उसे लॉकअप में बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया जाता है और ये सारे सीन्स आपके मन को कचोट देंगे। अगले दिन जब संगिनी उनके लिए खाना लेकर आती है तब राजा कन्नू की अधमरी हालत देखकर उसके आंसू नहीं रुकते। इरुटप्पन कहता है, हम ये चोरी का इल्ज़ाम अपने सर ले लेते हैं ताकि इस रोज़ रोज़ की पिटाई से हमें छुटकारा मिले। लेकिन राजा कन्नू मरते दम तक सिर्फ सच बोलूँगा ये कहकर उसे रोक देता है। फिर वो लोग बालों से पकड़कर राजा कन्नू को लॉकअप में ले जाते हैं। रात को जब संगिनी अपनी बेटी के साथ घर में बैठी होती है तब वहाँ पुलिस वाले आकर राजा कन्नू को ढूंढने लगते हैं और कहते हैं कि वो तीनों जेल से भाग गए हैं और अगर वो लोग यहाँ आए तो हमें तुरंत खबर कर देना। संगिनी और मैत्रा एक लोकल दलित पॉलिटिशियन की मदद से एसपी के पास जाते हैं और कुछ दिनों की इंक्वायरी के बाद वो ये रिपोर्ट देता है कि उन तीनों ने चोरी का माल बेच दिया है और अब वो लोग केरला भाग गए हैं। लेकिन संगिनी को उस पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो मैत्रा के साथ कोर्ट जाती है, पर कोई वकील उनका केस लेने के लिए तैयार नहीं होता। अब हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं जहाँ मैत्रा और संगिनी चंद्रू को ये सब बता रहे होते हैं। वो लोग उसे पुलिस इंक्वायरी रिपोर्ट देते हैं जिनमें वो तीनों कब और कैसे भागे, किस डॉक्टर के पास इलाज करवाया और कहाँ सोना बेचा और किस किस ने उन्हें देखा है ये लिखा होता है। चंद्रू को रिपोर्ट पढ़ने के बाद केस फाइल करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं मिलता, लेकिन वो पूरी रात सारे पुराने केसेस स्टडी करके फाइनली हेबियस कॉर्पस एक्ट के तहत केस फाइल करने का डिसीजन लेता है। हेबियस कॉर्पस का आसान भाषा में मतलब है शो मी द बॉडी, और ये हक कॉन्स्टिट्यूशन हर एक नागरिक को देता है जिसका कोई अपना गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाया गया हो। कोर्ट चंद्रू का केस एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद चंद्रू राजा कन्नू के गांव जाकर गांव वालों से बात करता है। वो हर उस जगह जाता है जो पुलिस की रिपोर्ट में मेंशन है। अब हम देखते हैं कोर्ट में एक के बाद एक गवाह आते हैं, लेकिन चंद्रू किसी से कोई सवाल नहीं पूछता। वो आखिर में इंक्वायरी ऑफिसर जिसने इस पूरे मामले की रिपोर्ट बनाई है उसे कटघरे में बुलाता है। उसकी रिपोर्ट में जिस डॉक्टर का नाम लिखा है वो पुलिस स्टेशन में ईस्ट की तरफ 2 किलोमीटर दूर है और जिस मेडिकल शॉप का नाम लिखा है वो वेस्ट में 1 किलोमीटर दूर है, जहां जाने का रास्ता पुलिस स्टेशन के सामने से होकर गुजरता है। चंद्रू उसकी रिपोर्ट को कोर्ट में झूठा साबित कर देता है और कोर्ट उन ऑफिसर और उन सारे गवाहों पर इंक्वायरी बिठा देता है। अब अपोजिशन वकील का सीनियर जिसका नाम है राम मोहन, जो कि एक वेल रेपुटेटेड वकील है, वो इस केस को लड़ने का फैसला करता है। वो कोर्ट में राइस मिल ओनर को बुलाता है जो बताता है कि इरुटप्पन ने उसे फ़ोन किया था। तो चंद्रू उससे पूछता है, तो ये बात आपने संगिनी को क्यों नहीं बताई? जिसमें मिल ओनर कहता है उसने उसी दिन संगिनी को खबर कर दी थी। चंद्रू को कोर्ट में शर्मिंदा होना पड़ता है। चंद्रू उन पे गुस्सा हो जाता है क्योंकि उन्होंने उससे फ़ोन वाली बात छुपाई। तभी मैत्रा चंद्रू को बताती है कि जब वो उन्हें पढ़ाया करती थी तब उन्हें नंबर्स पढ़ने नहीं आते थे, तो वो तीनों फ़ोन कैसे कर सकते हैं। चंद्रू उस रात राइस मिल ओनर को आए सारे फ़ोन की लिस्ट निकालकर सबको फ़ोन करता है और उसे केरला के एक पीसीओ बूथ का नंबर मिलता है। चंद्रू केरला जाकर उस पीसीओ वाले से बात करता है। पहले तो उस पीसीओ वाले को कुछ याद नहीं आता। चंद्रू वहीं आसपास लोगों से पूछताछ करता है और कुछ दिन बाद फाइनली वो पीसीओ वाला उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। कोर्ट में वो पीसीओ वाला बताता है कैसे उसके पीसीओ बूथ में 3 लोग एक साथ घुस गए और पीसीओ बूथ टूट न जाए इसलिए वो उन्हें बाहर निकालने लगा और वो उन तीनों को कोर्ट में आइडेंटिफाई कर लेता है, जो कि होते हैं वो तीनों पुलिस वाले। चंद्रू केस पर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करता है और वो आईजी पेरुमल सामी का नाम सजेस्ट करता है। जजेस इस केस में पुलिस की झूठी रिपोर्ट्स और खराब रेपुटेशन देख के चंद्रू की मांग अप्रूव कर देते हैं। चंद्रू आईजी से अपनी इंक्वायरी स्टार्ट करने से पहले कुछ लोगों से मिलने को कहता है, जहां वो लोग उन लोगों से मिलते हैं जिन्हें किसी न किसी झूठे केस में फंसाया गया था और वो सब अपनी दुख भरी कहानी बताते हैं। फिर आईजी हर जगह की अच्छे से छानबीन करता है और चंद्रू के साथ मिलके जिले के सारे पुलिस स्टेशन की फाइल्स चेक करता है, जिसमें उन्हें उस टाइम में मिले कुछ हिट एंड रन केसेस की अनआइडेंटिफाइड बॉडीज की फाइल मिलती है, जिसमें फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से फोटोज मंगवाने के बाद उन्हें ये पता चलता है
कि उसमें से एक बॉडी राजकन्नू की है, जिसे देखकर उन सबको बहुत दुख होता है। अब चंद्रू और आईजी ये पता करने में लग जाते हैं कि ये एक्सीडेंट है या मर्डर। फिर चंद्रू एसआई गुरुमूर्ति की ड्यूटी हिस्ट्री चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है उसने 3 साल मोनार में ड्यूटी की थी और वहाँ उसके अच्छे ताल्लुकात है, इसलिए वो लोग मोनार में सारे जेल चेक करते हैं और फाइनली एक जेल में उन्हें मोसाकुट्टी और इरुटप्पन मिल जाते हैं। अब कोर्ट में मोसाकुट्टी एक एक करके सारी बातें सबको बताता है कि कैसे पुलिस वालों ने उन्हें जानवरों की तरह पीटा और राजकन्नू को मार मार कर अधमरा कर दिया और बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया। गुरुमूर्ति बार बार उसके सीने पर लात मार रहा था, लेकिन राजकन्नू बस एक ही बात कह रहा था, मैं बेकसूर हूँ। तभी गुस्से में उसने जोर से उसके सीने पे लात मारी और वो बेहोश हो गया। जब काफ़ी देर तक दोनों होश में नहीं आए, तब उनकी आंखों में मिर्ची पाउडर डाली गई, जिससे इरुटप्पन तो होश में आ गया, लेकिन राजकन्नू बेहोश था। मोसाकुट्टी आगे बताता है, फिर उसे और इरुटप्पन को एक दूसरे कमरे में बंद कर दिया और फिर उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें केरला जेल में ले गए। फिर चंद्रू बाकी डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए उस डॉक्टर को बुलाता है जिसने राजकन्नू की बॉडी को एग्जामिन किया था, और डॉक्टर बताता है कि छाती की पसली टूट के दिल में घुस जाने की वजह से मौत हुई है और बॉडी की दाढ़ी और मूंछ पर मिर्ची पाउडर के ट्रेसेस मिले हैं और कोई भी जिंदा इंसान आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर इतनी दूर नहीं जा सकता। फिर चंद्रू बॉडी के पास मिले शू मार्क्स और वैन के टायर के निशान से ये प्रूफ कर देता है कि मर्डर पुलिस ने ही किया है। आईजी पेरुमल सामी अपनी इन्वेस्टिगेशन फाइल कोर्ट को देता है, जिसमें ये लिखा होता है कि पुलिस को उसी दिन असली चोर का पता चल गया था, लेकिन चोरों से पैसे लेकर उन्होंने सारा इल्ज़ाम राजकन्नू के सर पे डाल दिया। चंद्रू कोर्ट से गांव में संगिनी को एक पक्का घर देने की मांग करता है, जो कि कोर्ट अप्रूव कर देता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइज़, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नई मूवी के साथ।